अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। वैसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बिलखुसूस हर प्रोग्राम में अलहदा तौर पर बात करते हैं, लेकिन आज हम ज़रूर ये देखेंगे कि मुल्क की मिन जुमला जो सूरत हाल है, चाहे हम माशी हालात की बात करें, माशी उमूर की बात करें, चाहे हम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी बात करें, या फिर किसानों के एहतजाज की बात करें, और फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो महंगाई के हवाले से मुल्क में आम लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है और एहतजाज हो रहे हैं अगरचे पार्टियों की जानिब से, लेकिन लोगों में एक बरहमी ज़रूर देखी जा रही है। चाहे कोई पेट्रोल दिला रहा हो अपने गाड़ी में, तो उससे अगर बात की जाए तो एक आम आदमी का जो रिएक्शन है वो काफ़ी नाराज़गी इसमें हमको ज़रूर मिल रही है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग सियासत हमको नज़र आ रही है। हम ज़रूर बात करेंगे कि जो इलेक्शंस जिन रियासतों में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सियासत है वो किस तरह की होने जा रही है, और क्या कुछ यहाँ पर आगाज़ और मुहिम जोई जिसको हम कहें वो शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनका भी दौरा हुआ मगरबी बंगाल का, आसाम का। हम राहुल गांधी को देखते हैं केरला में। फिर इसी के साथ अगर हम पुडुचेरी की बात करें, वहाँ पर भी जो है इख्तिदार यानी कि कांग्रेस की अगर बात करें तो वो इख्तिदार को अपने संभाल नहीं पाई। तो बहरहाल जो कुछ मिन जुमला सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, इसमें आम आदमी कहाँ पर है, जो सियासत चल रही है उसका मंजर क्या है, उसका पस मंजर क्या है, और जो माशी हालात हैं, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो बुरी तरह से आज जो है वो गिरा है, और निफ्टी भी। तो इस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे और ज़रूर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सियासत चल रही है, जो हुकूमत चल रही है, वो वाक़तन उसकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल मिल रहा है, यानी अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है पेट्रोल के हवाले से, किसानों के मामले के हवाले से, सरहदात के हवाले से। बहरहाल लोग जो देख रहे हैं, जो कुछ खबरों में इनको नज़र आ रहा है, यकीनन हम भी जो है सुबह से शाम तक जो कुछ खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन खबरों के साथ बहुत सारा मंजर जो रह जाता है। कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में इस पर बात करें। तो बहरहाल आज मिन जुमला मुल्क की जो सूरत हाल है वो कैसी बनी हुई है, इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है महाभारत। महाभारत, ऐवान से किसान और मजदूर से महंगाई तक। तो बहरहाल हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साक्षात मैं कहूँगा वाहिद नसीम साहब, सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर, जो इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए नहीं, स्काइप के ज़रिए नहीं, बल्कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर यासिरुल्लाह शकील साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं शकील साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करूँगा शकील साहब से ही। शकील साहब, सुबह से शाम तक यकीनन जो कुछ छोटी खबर हो, बड़ी खबर हो, आपकी नज़र होती है, नाजरीन तक पहुँचाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई आज एक उन्वान हमने तय नहीं किया, हम मिन जुमला सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप कौन सी खबर को ये कहेंगे कि भाई ये इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए, बड़ी अहम है लोगों के लिए, और इस पर जो है बात होनी चाहिए, वो आपकी नज़र में क्या है, उससे आगाज़ करें। देखिए, मैं जिस तरह से आज सुबह से जिस तरह के हालात को मैं देख रहा था कि यहाँ पर मुझे एक चीज़, यहाँ पर एक खटकती सी एक बात नजर आई। यहाँ पर जिस तरह का आज मुल्क के अंदर आवाम को जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि भले ही आज का जो दिन रहा संडे और आज पीर के दिन पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली या उतार चढ़ाव आज नहीं देखा गया। तो यहां तक कहा जा रहा था कि भाई आज पेट्रोल की कीमत में अगर कोई इजाफा नहीं हुआ है तो क्या ये अवाम के लिए राहत होगी? नहीं, ये राहत अवाम के लिए नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता जो 20-25 दिन से जो अवाम अब जो 90 रुपए का जो पेट्रोल के लिए रकम अदा कर रहे हैं, ये अवाम के लिए बहुत ही कंसर्न का मैटर रहा है। जो कंसर्न, तशवीश की बात जिसे कहते हैं, वो रहा है। ये एक तरफ ये बात पड़ रही थी। अब मैं रिटेल की अगर मैं मार्केट में बात करता हूं कि जैसे अशिया ज़रूरिया होती हैं, या फिर तरकारी कहिए या तेल कहिए, ये जो अशिया होती है उनकी कीमतों में भी यहां पर उछाल देखा गया है। जैसा कि आपने बताया कि सेंसेक्स तो गुज़िश्ता 8-10 दिन से उसके अंदर जिस तरह के हालात हैं, मार्केट इससे अच्छी तरह वाकिफ है कि सेंसेक्स का क्या हाल है। लेकिन यहां पर दो चीजों को मैं कहता हूं कि देखिए कि आज जिस तरह से यहां पर अब इंतखाबात के लिए एक बिगुल बच चुका है। आप मगरबी बंगाल की बात कीजिए, आज जो पुडुचेरी के जो हालात हुए हैं, आज आपने देखा कि पुडुचेरी के अंदर क्या हुआ।
अगर हम मौजू बनाते तो पौडीचेरी का भी बहुत बड़ा मौजू था कि यहां पर जैसा कि नारायण स्वामी ने कहा कि हम वॉकआउट करके निकले थे वहां पर गवर्नर से मिलने के लिए, हमारे वापस जैसा कि आया वहां पर ऐलान कर दिया गया कि हमने एतमाद हार गया है, यानी कि फ्लोर टेस्ट में हमें शिकस्त हो गई है। और जहां पर बहुत ही साजिशें हुई, वहां पर भी जिस तरह के इल्जामात थे नारायण स्वामी के, उनके साथ बखौल बहुत साजिशें हुई। ये आज का एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि यहां पर एक बार फिर कांग्रेसी हुकूमत यहां पर, यानी कि गैर बीजेपी हुकूमत यहां पर गिर गई है। ये एक बात थी। लेकिन अगर 24 घंटे की अगर बात करें, पूरा इंतखाबी माहौल है साहब, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर पेट्रोल, दाल, ये खाना जनता क्या खाएगी, जनता के पेट में क्या जाएगा, भोजन कैसा करेगी जनता, ये जो फिक्र होती है उसकी फिक्र यहां पर नजर नहीं आई। 24 घंटे पहले कर्नाटक का एक एमपी तेजस्वी सूर्या ये कहता है कि एंटी दलित पार्टी है डीएमके, सेम कार्ड, सेम पैटर्न, सेम मेथड यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। उससे एक दिन पहले अमित शाह हफ्ते के दिन यह कहते थे कि जिसका उनका कहना था कि यहां पर घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये एक पैटर्न, फिर ये पैटर्न। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस पार्टी का जहन मुल्क की तरक्की हो, मुल्क के अवाम के मसाइल के ऊपर फोकस ही नहीं है आजकल, यहां पर सिर्फ बात फोकस है तो सिर्फ एक ही बात पर फोकस है कि मगरबी बंगाल कैसे जीता जाए और पाडुचेरी के अंदर हुकूमत कैसे हटनी चाहिए थी, वो एक हो गया। अब मगरबी बंगाल, फिर आज आसाम में थे साहब मौसूफ, आसाम में थे और आसाम में उन्होंने कहा कि वही सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि यहां पर विकास की जो डोर है वो आखिर है कहां। उस विकास की डोर मुझे यहां पर नजर ही नहीं आ रही है कि लोग वहां पर परेशान है पूरी तरह से। लेकिन यहां पर हुकूमत की जो सतह जिसे कहते हैं, वहां पर कोई, जैसा कि यहां पर आपने बताया कि किसान, मजदूर, ये सब के सब मामले धरे के धरे रह गए हैं। प्रायोरिटी जिसे कहते हैं यहां पर कि इस मुल्क के अंदर प्रायोरिटी इस वक्त अवाम नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि यहां पर इलेक्शन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इख्तिदार सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और यही इस मुल्क के अवाम की सितमजरफी है कि यहां पर उन्हें आए दिन इस तरह की तकारीर का सामना करना पड़ता है, जो शायद हर कोई समझता होगा कि इस मुल्क के अंदर अब यहां पर अवाम के लिए कुछ बचा नहीं है और जो कुछ है वो हुकूमत के पास है और हुकूमत अपनी मर्जी के साथ जो चाहे वो कर रही है। भाई साहब, आपने शकील साहब को सुना, क्या सूरत हाल है और फिर होना क्या चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है। देखें, मतलब अगर हम तस्वीर में भी देखें तो वज़ीर आज़म के जलसे में अगरचे कि एक जानिब कहा जा रहा है कोविड का मंडला रहा है, हम कहेंगे कि इसकी आफत और वबा और इसमें जो है और मज़ीद इजाफा हो रहा है, लेकिन हज़ारों का मजमा, यानी हर एतबार से, एक तो वबा के एतबार से भी, दूसरा यानी बीजेपी की बात कर लें या फिर प्रधानमंत्री की जो हम कहेंगे कि लोकप्रियता जिसको कहते हैं हिंदी में शायद, तो इसके हवाले से देखें तो हुजूम है लोगों का। इसको कैसे आप जो है इनकार कर सकते हैं। मतलब जितनी भी, जैसे शकील साहब ने कहा कि होना क्या चाहिए था लेकिन हो क्या रहा है, और इंतखाबी माहौल बना हुआ है, लेकिन इंतखाबी माहौल में अवाम की भी पूरी दिलचस्पी नज़र आ रही है। आपसे जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से मैंने एक तवील मुद्दत तक आपके साथ स्क्रीन पर बहुत सारी बातें, बहुत गुस्सा, बहुत कुछ किया है जी। दरअसल ये तमाम कवायद थी कि मैं किसी तरह देश की जनता को, आवाम को ये समझा सकूं कि दुनिया में चल क्या रहा है, हिंदुस्तान कहाँ पहुँचेगा और ये रास्ते कहाँ जाते हैं। अलबत्ता मैं 99.9% नाकामयाब रहा, मगर अपनी कोशिशें जारी रखी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मैं सिर्फ गुस्सा करता रहूँ और दुनिया कुछ ना बदल सके तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं ये कोशिश करता हूँ आपको और शकील साहब के इस गुस्से को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल इसके पीछे है क्या, वो समझना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। अब वो कितना समझते हैं लोग ये मैं नहीं जानता, मगर मैं अपनी तरफ से बाकर साहब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए, यही कांग्रेस थी जी। इसी कांग्रेस के दौराए इक़्तिदार 70 साल जो कहे जाते हैं, उन सब तमाम को मिलाया जाए तो हर स्कूल में, शिशु मंदिर में ये सब डेवलप हो रहे थे और एक नफ़रत के बीज बोए जा रहे थे और लगातार 70 साल तक बोए जाते रहे। जनरेशन टू जनरेशन जो है एक मिशन बनाया गया जिसमें मशीनरी में रिप्लेसमेंट किए गए, सोच को पूरी तरह से चेंज किया गया, झूठे इतिहास को पढ़ाकर पूरी सोच को बदल दिया गया। आज अगर हम देखते हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान की आवाम को, तो यहाँ पर तकरीबन 77% ऑलमोस्ट मैं कहूँगा
कि उनका जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में से मैं भाई ये बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो है मतलब मेरा कहने का मतलब 80% है। तो 80% तक की जो आवाम है उसका जो सोच का तरीका है वो एक अलग तरीके में, हालांकि हम बहुत माजी में बातें कर चुके हैं कि समाज में कुछ लोग होते हैं उनको चुना जाता है, फिर उनके इन्फ्लुएंस में जिससे वो टैली करते हैं अपने सोच को, फिर उनको इन्फ्लुएंस में रख के उनको एजाज दिए जाते हैं, समझाया जाता है, गोद में बिठाया जाता है या कुछ दिया जाता है, जो भी है व्हाटएवर। कुल मिला के ये हुआ है कि हिंदुस्तान की 80% आवाम की, हिंदू मुस्लिम सब में से एक सोच को एक अलग दायरे में लेकर गए जहां पर हकीकी दुनिया का कोई मतलब नहीं था। एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें वर्चुअल एक हिस्ट्री है और वर्चुअल बहादुरी है, वर्चुअल विश्व विजेता है, ये सब कुछ वर्चुअल है, यानी कि सब जो है ख्याली पुलाव है। उस ख्याली पुलाव को भारत की आवाम ने सच मान लिया और इसलिए हर झूठ को जो सत्यापित यानी कि प्रमाणित, यानी कि आप कहोगे एस्टैब्लिश झूठ होता है, जो जिसे एक बच्चा भी बता सकता है कि ये झूठ है, उसको भी सच मानने पर इसलिए मजबूर है क्योंकि ये जनरेशन 70 सालों में जो बड़ी हुई है, पली है, आगे बढ़ी है, इनकी रीढ़ की हड्डी में जो बिठा दिया गया है वो रीढ़ की हड्डी में आप जनरेशन टू जनरेशन निकाल सकते हैं। एक घंटे में एक स्पीच से या एक प्रोग्राम से आप हिंदुस्तानियों की सोच बदल दें, ये मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि तमाम फेलियर्स के बावजूद आपको हुजूम नजर आ रहा है, सोच नजर आ रही है और आज भी उम्मीद नजर आ रही है। वजह देखिए साइकोलॉजिकली, आप जिस सोच की बात कर रहे हैं उस सोच के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, और फिर साथ ही साथ चूंकि हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं है तो मैं उनकी तरफ से जो है जरूर सवाल ये कर लूंगा कि यहाँ पर महंगाई की बात है, पेट्रोल की बात है, मईशत की बात है, गालिबन ज्यादातर जिस तरह शकील साहब ने जो इश्यूज रेज किए ये आज किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन आज एक इंतखाबी माहौल बना हुआ है। तो इसमें वाहिद साहब जो आप कह रहे हैं, जो एक हम कहेंगे कि एक माजी में आप ले जा रहे हैं और एक ऐसे पस मंजर को ला रहे हैं, इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? मतलब पिछले 7 सालों, आप पिछले 7 सालों पर एक नजर डालिएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब इस महंगाई पर असर क्यों नहीं हो रहा है वो समझाने की भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पिछले अगर 6-7 सालों मतलब में आप सोच फिक्र और वगैरह वगैरह सारी चीजों की तरफ ले आ रहे हैं। नहीं, मैं लाता हूँ, यही लाता हूँ, इसीलिए क्योंकि देखिए वही बात मैंने 80% की है ना, उसे समझिए आप। मैंने ये कहा जनाब कि आपको समझना पड़ेगा कि वो सोच में चुनावी हार जीत को दुनिया की विश्व विजयी समझ लिया गया है, यानी कि वो टीम जो इस सोच को डेवलप करके यहाँ पर पहुंची है, उनके दिमाग में एक चुनाव जीतना भारत में ऐसा है जैसे हमने फ्रांस जीत लिया, ब्रिटेन जीत लिया, अगर बंगाल जीत लिया तो हमने जो है रूस जीत लिया, हमने अगर यूपी जीत लिया तो हमने अमेरिका जीत लिया। तो एक ऐसी सोच को बनाया गया कि वो इलेक्शन जीतने पर आ जाती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, फलाडान, ये सब कुछ कहानी आ जाती है जिसमें एक टारगेट बताया जाता है, ये हमारा टारगेट है, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनकी हार होगी। तो इससे बड़ी, मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बड़ी तमाशा आवाम नहीं हो सकती जिन्हें यह कहा जाए कि अगर हमने इस स्टेट को अपने चुनाव में जीत लिया तो हमने समझ लो पाकिस्तान जीत लिया। तो इससे बड़ा तमाशा, और लोग उस पर उमड़ जाएं, लोग उसको एक सच्चाई समझें और लोग वोट डाल के जिता दें, तो आप समझ सकते हैं कि बेचारे हिंदुस्तानी हमारे भाइयों को दिमागी तौर पर कहां ले गए हैं, कितनी माजूर हो चुके हैं, कितने गरीब हो चुके हैं दिमागी तौर पर कि वो समझते हैं कि हम अपने ही राज्य में अपने ही परिवार के लोगों के वोटों के बंटवारे को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान के बंटवारे पर अगर तासुर करने लगे हैं तो कहां चली गई है इस देश की आवाम? आपको लगता है जब आप बात करेंगे, एक तरफ से कुछ लोग होंगे जो बात करेंगे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, दूसरे कहेंगे रे ये तो जो है मोदी जी से जुड़ रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान पर बंगाल जीत के हम जो है चाइना को जीत लें, बंगाल में चुनाव जीत के, इसलिए चुनाव बंगाल में हराने के लिए ये लोग चीन को जिताना चाहते हैं, इसलिए पेट्रोल की बात कर रहे हैं। अब समझिए साहब, मैं हंस नहीं रहा हूं, आप भी ना हंसे इस बात पे, क्योंकि बेहद अफसोस की बात है, क्योंकि बेचारों का दिमाग इतना निचले स्तर पर चला गया है कि इसका कोई डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट भी इलाज नहीं कर सकता। ठीक है वैसा, मैं यहीं से आपसे फिर दूसरा जो सवाल होगा उस हवाले से पूछूंगा। मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम अजधाम हुजूम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोविड के जो मंडलाते मतलब साए हैं, मैं कहूँगा कि फिर एक मरतबा जो है लॉकडाउन की बातें चल रही है, कहीं पर लॉकडाउन लगाया जाता है, फिर आलमी सतह पर भी जो है इस हवाले से काफ़ी तशवीश माहिरीन ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब ये किस तरह का हाल है, किस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं? एक जानिब मास्क पहनने के हवाले से, वरना पेनाल्टीज, चालानात, फिर हम ये इंतखाबी हम ज़रूर कहेंगे कि जल्द से उसी तरह के, ठीक है आप प्रोजेक्ट्स का जो है इफ्तिताह कर रहे हैं,
तो ये जो चीज़ें मतलब एक दूसरे से मुतसादम हमको नज़र आ रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अब जिस तरह से महाराष्ट्र के केसेस सामने आए, वैसे भी अमरावती में आज से ये कहा जा रहा है कि आज से रात का कर्फ्यू वहां पर जिस तरह कर्फ्यू लगा दिया गया है अमरावती में 1 मार्च तक रहेगा। अब दूसरी रियासतों की बात है, अब यहाँ पर जैसा कि तेलंगाना के वजीर सेहत ने भी कहा कि भाई महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं लगाएंगे, लेकिन हम चौकसी बरकरार रखे हुए हैं। फिलहाल एक जिस तरह से अनलॉक का जो मरहला यहाँ पर चल रहा था, वहां पर किसी तरह का कोई महाराष्ट्र के अंदर जो नए केसेस आए हैं उसको लेकर कुछ तशवीश हुई है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि यहाँ पर अब लॉकडाउन की कोई गुंजाइश फिलहाल इन हालात में नहीं रही है, क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन भी कहा गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ यहाँ पर प्रिकॉशंस यहाँ पर खास तौर पर कहा जा रहा है, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मास्क पहनो, लॉकडाउन को ना कहो, ये वहां पर एक नारा दिया गया था। तो अब देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र में जो हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, मैंने समझता कि वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन मुंबई में जैसे शहर में लगाया जाएगा या फिर कर्फ्यू वहां पर लगाया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाली जो दूसरी रियासतों से जो खबर मिल रही है, बास कर्नाटक के शहरों से भी मिली खबर और फिर दूसरे रियासतों से भी खबर आई कि वहां पर बड़े पैमाने पर देखिए कि 2 बड़े लोग वहां पर महाराष्ट्र में छगन भुजबल हो गए हैं, एकनाथ शिंदे से पहले वहां पर पॉजिटिव बनाए गए थे। तो ये मैं समझता हूं कि वहां पर तो प्रिकॉशंस हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का इन हालात में लगना मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब बात रहेगी, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से लॉकडाउन से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं, आज मैं ये देख रहा था कि नागपुर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। हालांकि चंद दिन पहले ही तालीमी इदारों को वहां पर कुशादगी वहां अमल में आई थी, लेकिन अगर इस तरह से अगर रहा तो जिस तरह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है, खास तौर पर इन हालात में जबकि हम अपसेट इम्तिहानात की तारीख का ऐलान होने लगा है और बड़े बड़े इम्तिहानात के लिए जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सीबीएसई के बच्चों की डेट्स तक आ गई हैं, और इस तरह से मैं समझता हूं कि यहाँ पर लगाना कोई मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर फिर एक बार तालीम के मैदान में पीछे हटेंगे। नो डाउट आप जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से इक़दाम करें वो ठीक है, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने एक बात यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ सही बात कही है कि आप सबके लिए अब जो वैक्सीन है उसको दस्तयाब कीजिए, अवेलेबल बना दीजिए, और जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र है उनको टीका देने का अमल शुरू कीजिए। जैसा कि हम कह रहे थे कि भाई फर्स्ट में हेल्थ वर्कर्स, फिर बाद में सर्विस वर्कर्स, ये इन लोगों को हम टीके दे रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अब टीका अंदाजी की जो मुहिम है उसमें तेजी पैदा होने की जरूरत है, जैसा कि दूसरे ममालिक में आ रही है, और जो वहां पर टारगेट रखा गया कि अमेरिका के अंदर जिस तरह से टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जल्द से जल्द टीके दें, तो ये एक होना चाहिए कि अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोगों में अब जो बेचैनी फिर से शुरू हो रही है, शायद वो बेचैनी का कुछ इंसदाद हो सके या फिर बाद में वहां से जहन हट सके, ये मैं समझता हूँ। वह सब जिस तरह से शकील साहब ने कहा, कोरोना एक महामारी जिसको कहा गया, एक फालतू टॉपिक है, मैं आपको इस पे कोई जवाब नहीं देना मैं आप आ रहा हूं मैं आपसे, लेकिन मैं सिर्फ जो है अचीवमेंट जो हुए हैं उसको जिक्र करके आगे बढ़ूंगा मैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, ठीक है, और मतलब इसको कंट्रोल किया है, इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, तो इसमें एक चीज़ ये हुई है। और दूसरी चीज़ अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने अपने पहले तबसरे में कहा, बहुत सारे सवालात आपने उठाए कि लोगों का माइंडसेट किस तरह से हो गया है, बड़ी तादाद का जो जहन है वो किस तरह से तब्दील किया गया, और एक अरसे तक जो है, ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है। अब देखें आप, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग मकामात हैं, और अलग अलग मकामात पर रीजनल पॉलिटिक्स है, हर तरफ जो है अपने अपने हिसाब से उनके मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारा देश एक है। फिर कई सारे मामलात वो हैं जिसमें सारा मुल्क एक हो जाता है। तो आप जिस चीज़ को एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब आप ये भी तो देखें ना कि ये कितनी बड़ी यानी कितनी एक हम कहेंगे कि जो है खूबसूरती है इस मुल्क की, कि इसमें जमहूरियत फलती फूलती है, लाख मुखालिफतें होने के बावजूद। तो आप इसको एक नेगेटिव एंगल से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं नेगेटिव एंगल से नहीं, आपने जिस जमहूरियत की बात की है, आपको याद होगा जब तेलंगाना के चुनाव थे उससे पहले मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि दरअसल, और लोगों का इख्तियार है, जी, वो किसी पार्टी के किसी एजेंडे को कबूल करते हैं, तो जमहूरियत में तो यही चीज़ होती है। नहीं, इसमें ठगी कैसे होती है मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि एमेच्योर डेमोक्रेसी है। एमेच्योर डेमोक्रेसी में आपको याद होगा, नाज़रीन को भी याद होगा, मैंने कहा था कि अगर माइनॉरिटी के हुकूक को अगर तहफ़्फ़ुज़ न दिया जाए, जो डेमोक्रेसी का पहला जो शरायत होती है, क्योंकि अगर मेजोरिटियन जो है चाहे और वो सब एक ही तरफ चले जाएं, तो और वो माइनॉरिटी के दुश्मन वाला खेमा हो, तो कुल मिला के उनको खतरा हो सकता है, जो कि हुआ, आप देख रहे हैं।
मैं ये इसलिए देखिए इसको मैंने सुनिए ना, भारत कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, दस्तूर पर चलता है, वो जैसा है, जो बुनियादी हुकूक हैं वो सबको जो है फराहम किए जा रहे हैं। ये बुनियादी कोई पार्टी बड़ी होने या फिर बहुमत मिलने के वजह से कोई जो बुनियादी मामलात है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो रही। देखिए असल में क्या है, वो सारी चीजें अपने मकाम पर है, उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, देखिए आप समझिए थोड़ी सी बात को जी। आप अगर गौर से देखें, जैसे अभी पुदुचेरी की बात की है शकील साहब ने कि अब यहाँ पर सरकार जो है वो गिर गई है। ये सरकार सिर्फ पुदुचेरी में गिरी है ऐसा नहीं है ना। दरअसल क्या है, जब कोई बहुत बड़ा गेम किया जाता है उसमें लोगों की जबान बंद करने के तरीके भी ढूंढे जाते हैं। तरीके किस मायने में ढूंढे जाते हैं? अब हम आते हैं सबसे पहले कर्नाटका, सबसे पहले हम उत्तराखंड चले जाते हैं साहब जी। उत्तराखंड में कांग्रेस जीतती है सरकार, अब आप ईवीएम पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। उसके बाद कांग्रेस के एमएलए भाग जाते हैं, बीजेपी सरकार बना लेती है, सरकार बीजेपी चलाती है। जनता ने जिताया कांग्रेस को, उसी के एमएलए के बेसिकली जिस पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, अब 5 साल तक उसी को उनको झेलना है। उसके बाद कर्नाटका आ जाओ, कुल मिला के अलायंस को बीजेपी के खिलाफ जिताकर सत्ता सरकार बनवाई। सरकार वहां कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है। नागालैंड में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, हर स्टेट में, सबसे बड़े स्टेट मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान कैसे बचा है आई डोंट नो। मगर क्योंकि पंजाब में कोई सूरत हाल बन नहीं सकती इसलिए नहीं बन पाई, वरना हर स्टेट में जीत होती है कांग्रेस और अलायंस की और सरकार चलाती है भारतीय जनता पार्टी। मैं इसको उस थ्योरी के तहत देखता हूं। मेरा अपना नजरिया है कि आप ईवीएम पे कोई सवाल ना उठा पाए, आप इलेक्शन में बेईमानी पे कोई सवाल ना उठा पाए, जिता दूसरी पार्टी को दिया जाए, उसके एमएलए को तोड़ के सरकार अपनी चलाई जाए। चूंकि जब सरकार आपकी एक बार बनवा दी जाएगी, आप कैसे किस मुंह से कहोगे कि ईवीएम में गड़बड़ थी? आप जीतते हर राज्य में 2-4, गुजरात में क्या हुआ आप देख लीजिए, आप 2-4 एमएलए का फर्क रहता है, 2-4 एमएलए आसानी से टूट जाते हैं, सरकार बीजेपी आसानी से बना लेती है। जनता भी ये नहीं कह सकती कि जो है इसमें कुछ खेल हुआ है या नहीं हुआ है, सबके मुंह भी बंद है, सरकार भी बीजेपी चला रही है। जबकि हर स्टेट में बीजेपी हारी है यूपी को छोड़ के, और सरकार हर स्टेट में बीजेपी चला रही है। एक चीज समझाना चाहता हूँ, दुनिया की जो आवाम है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी होती है, अक्लमंद होती है, वो अपने धर्म गुरुओं से भी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनती और राजनेताओं से भी नहीं बनती, अलबत्ता वो ताकत के सामने हार जाती है। मगर भारत जैसी आवाम को न किसी ताकत की ज़रूरत है, न किसी दहशत की ज़रूरत है, मानसिक गुलाम है। आप सिर्फ इनको मानसिक बीमार बना लीजिए। मैं बिल्कुल करूंगा साहब, थोड़ी बहुत तो मुझे प्यार से भी करने दीजिए ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर जिस तरीके से जैसे हैं वैसे ही तो कह रहा हूं। मतलब मैं हंसा था ना आपके उस सवाल पे जो अभी आपने किया था वैक्सीन के लंबे भाषण, आप दूसरा दिन लीजिएगा। दूसरी बात मैं जनाब ये कह रहा हूँ, अब देखिए, अब मैं इतना झूठ मेरे से नहीं बोला जा सकता कि मैं कहूँ कि 15 लाख या मतलब काला धन आ जाएगा, या फिर देखिए तमाम मीडिया और तमाम सामने झूठ बोला जा रहा है, जोर से बोला जा रहा है। किस बात के लिए बोला जा रहा है? पेट्रोल जो है इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने इसका इकदाम किया था और फला किया था और ढिका किया था। देश की हिफाजत को जहन में रखते हुए, एक जिम्मेदार पत्रकार होते हुए, मैं वो तमाम बातें नहीं कहना चाहता जिसकी जिम्मेदार ये सरकार है। छोड़ देता हूं, इसलिए चूंकि मैं देश का नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार हूं, इसलिए छोड़ देता हूं। अलबत्ता अवाम को समझाने के लिए भी मेरे पास इसलिए कोई रास्ता नहीं बचता क्योंकि सच बताना पड़ेगा। सच बड़ा मुश्किल है, छोटी छोटी बातें बता देते हैं साहब। सरकार ने बेसिकली इनको अर्थव्यवस्था चलानी आती नहीं है, और 2 देशों की कूटनीति, आपको याद होगा नासरीन, और बाकी साहब आपको भी याद होगा, जब मैं कहता था कि अजीब प्रधानमंत्री है, 15 दिन की डिप्लोमेसी बनाते हैं, 15 दिन रूस के साथ खड़े होते हैं, 15 दिन चीन अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, अजीब झुंझुना बना दिया है। इसमें हुआ क्या है? बार्गेनिंग आपको करनी पड़ी। आपने कुछ ऑर्डर्स जो है रशिया को भी दे दिए, कुछ ऑर्डर आपने इजराइल को दे दिए, कुछ ऑर्डर आपने जो है अमेरिका को दे दिए, आप फ्रांस को भी ऑर्डर दिए पड़े हैं। मतलब कुल मिला के जो है जर्मनी ने आपको मना कर दिया है कश्मीर का मामला लेकर। हालांकि बहुत बड़ी खबर है, वो हिंदुस्तानी मीडिया में तो दिखाई भी नहीं होगी, मैं भी नहीं जिक्र करता हूँ। हालांकि कश्मीरियों का जिक्र करके उन्होंने हथियार देने से ही मना कर दिया ह्यूमन राइट के मामले को लेके।
ये सूरत क्या है, हाल है कि आप पैसे भी दे रहे हैं, आपको हथियार भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे जो आर्मी चीफ है उनको आकर पीसी करनी पड़ती है, बयान देने पड़ते हैं, क्योंकि एक लिमिट है, जैसे मेरी एक लिमिट है इसीलिए उनकी भी एक लिमिट है। वो कहते हैं ठीक है, हमें कुछ नई तकनीक आए तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मगर ये बात भी ना अवाम समझना चाहती है। राजनेता भी जो कुछ बैठे होते हैं ये सेक्रेटरीज के ऊपर चलते हैं। भारतीय पॉलिटिशियंस की जो बेसिकली सोच का दायरा है वो किसी गांव में भैंस चराने वाले से ज्यादा मैं नहीं समझता हूं, माफ करना। ये नेता समझते हैं अपने आप को, हम बड़े नेता, बड़े बुद्धिजीवी, इसलिए चूंकि इनसे भी गिरी बुद्धि के लोग इनके पीछे जाते हैं, इनको वोट देते हैं। मेरी नजर में ये गाय गंवाले से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और माफ करना इंशाल्लाह जिस दिन सामने आएंगे उस दिन साबित भी कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात करता चलूं। देखिए, माफ करना, संजीदगी ये है जनाब कि अर्थव्यवस्था को संभालना इन्हें न पहले आता था न अब आता है, और देश की गाड़ी कमाई के पैसे हथियारों के नाम पे विदेश दे दिए। हथियार हमेशा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर आज हथियारों की आप डील करेंगे तो 7 साल मिनिमम आपको डिलीवरी में लगेंगे। लड़ाई हमें आज लड़नी है, 7 साल के पहले हम पैसे दे चुके हैं। हमने अर्थव्यवस्था को खुर्द-बुर्द कर दिया है और हमें चलानी आती नहीं है, ये सच्चाई है। पेट्रोल पर अगर दोबारा से फिर आएंगे तो जरूर समझा देंगे बारीकी से कि ये क्या हो रहा है। ठीक है शकील साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि जहाँ तक माशी उमूर की बात करें, लोगों के हालात की बात करें और जो महंगाई के मामलात हैं इसकी बात करें, तो ये छः वर्षों में जो कुछ भी अपोजिशन या फिर जो मुखालिफिन हैं हुकूमत के, वो उनके इसी जो है वक्त के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात है। डिमोनेटाइजेशन किया गया, उसकी भी एक वजह बताई गई, और जहाँ तक अगर हम GST की बात करें उसकी भी एक वजह बताई गई। यानी ये सारे मामलात हमको अपने आप को जो है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है तिजारत करने के, उसके तहत हमने अपने आप को लाने की कोशिश की। अब इस दरमियान बाज़ मुश्किलात, बाज़ जो है रुकावटें आनी थी, उससे इनकार शुरू में भी नहीं किया गया था कि वाकई हमको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। इसको जो है मुकम्मल तौर पर इसको अपनाने या फिर इसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करने तक, तो बहरहाल ये वक्त चल ही रहा था। और फिर 70 वर्षों का बार बार प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि 70 वर्षों तक जो खामियां रह गई थी उसको हम सुधार रहे हैं, तो इसको वक्त लगेगा। ये हमेशा बोला जाता है और मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, 70 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, खामियां थी बहुत सारी, तो उसको सुधार रहे हैं आप, आपके दावे को हम मान लेते हैं। अब इसके साथ साथ अचानक से हम देखेंगे कि कोविड जैसी बला आ जाती है। अब हम आगे बढ़ ही रहे थे, हमारी GDP आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से कोविड आ गया। आपकी वो बढ़ती हुई GDP में आपके बैंक बंद हो रहे थे, जब वो बॉम्बे में लोग बैठ कर रो रहे थे, वो बूढ़े बुजुर्ग लोग वो बढ़ती हुई इकोनॉमी में रो रहे थे। बाकर साहब, नहीं, ये तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये सारी चीजें तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बड़ी जो इकोनॉमी थी, जो हमारी मार्केट थी, सारी दुनिया में जो है हमारे चर्चे हो रहे थे, तो ये हमारी गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोविड आ गया। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की जो तश्कील हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पाकिस्तान का भला तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो हुकूमत बनी है उसका भला जरूर हुआ है, क्योंकि उस पाकिस्तान के नाम पर यहाँ पर इलेक्शन जीते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक बहाना मिला है, पाकिस्तान तो, कि जिस तरह से भाई चलिए हम हमेशा पाकिस्तान तो है, अगर हम इसके ऊपर इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो पाकिस्तान पे इलेक्शन जीत जाएंगे। चलिए आज ये कोई राम मंदिर नहीं रहा, चलिए पाकिस्तान पे जीत जाएंगे। तो अब ये दूसरा मौजू ये आ रहा है कि जो 70 साल की पुरानी हुकूमतें थी, अब उसको गलों में से उखाड़ कर लाया जा रहा है कि भाई ये तो तुम्हारी तबाही के जिम्मेदार हैं। तो आप इसका मतलब ये तस्लीम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि आप साबिका हुकूमत की बात करते हैं, परसों 1-2 दिन पहले कर रहे थे कि ये पिछले साल, तो बताइए क्या पिछले साल, क्या पिछली बार क्या वाजपेयी जी की हुकूमत नहीं थी? तो आप ये बताइए कि उनकी भी तो हुकूमत थी। तो आपको ये कहना चाहिए नहीं, वक्त बहुत कम मिला, वक्त तो दूसरों को ज्यादा रहा। साहब वक्त बहुत कम मिलने की बात नहीं है। अभी साहब 6 साल की बात है, आप 6 साल से वक्त ले रहे हैं, वक्त मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। अब कब तक उसके बारे में, और अभी कितना वक्त चाहिए? आप 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल पहले की जो हुकूमतें थी वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, आज जो हालात हैं। तो इसका मतलब है कि भाई आपने ये कबूल कर लिया है कि 6 साल से भी ये जो हालात पैदा हुए थे वो उन 70 सालों की देन हैं, और हम इतने नाअहल हैं कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसीलिए तो GST लाया, हमने इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया कि करप्शन हो रहा था। देखिए जिस तरह से मजदूर मारे गए हैं, यहाँ पर मजदूर मारे गए, पैदल चलते हुए मजदूर मारे गए हैं,
और जैसा कि वाहिद नसीम साहब ने कहा कि जो बैंक हुआ था महाराष्ट्र का जो डूबा है, वहां पर भी लोग बेचारे हार्ट अटैक होकर मर गए। फिर बाद में नोटबंदी के बाद वहां पर भी लाइनों में लोग मरे। और अभी किसानों का एहतजाज है, वहां पर भी 200 से ज्यादा किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं। के लिए किया गया है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर का अभी जो बयान है वो भी आपको दिखानी होगी साहब, कॉन्क्रीट तौर पर आपको दिखानी होगी। आप वक्त इंतजार करें। आप नहीं कहां तक, अभी कितना इंतजार करेंगे? अगर मैं बताऊं कि भलाई के बारे में आपको बताना है तो आप ये बताइए कि चलिए कि एक बात ये कह दीजिए, जैसा कि आप इलेक्शन जीतने का जैसा कि जोश में कहते हैं कि परसों एक लीडर बता रहे थे मुझे कि अमित शाह की बात कहते हैं कि जो जोर से सीना तान के जो नारा लगाते हैं अमित शाह, ऐसा लगता है कि पूरा आसमान फट जाएगा, वो नारा लगाते हैं। अब आपके जब बोलने में इतना जोश है तो आप तरक्की के कामों के अंदर क्यों इतना ढीलापन बता रहे हैं? तो बताइए ना ढीलापन। ये मतलब मुखालिफिन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है, कांग्रेस कह रही है। नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि यहां पर आप अगर वादे करते थे किसी के बाद के, आपको कोसना है 70 साल पहले की हुकूमतों को, तो आप बताइए कि जनता तो साथ है, जनता तो साथ है। चलिए ठीक है साहब, जनता तो साथ रहेगी। हम कई प्रोग्रामों में बोलते आएंगे कि अगर किसी को, अगर यहाँ पर ये वो जनता है, अगर कई बार वादे साथ बोलते, अगर वो खाना भी नहीं दिया जाएगा तो ये बोलेंगे नहीं 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 ये लोग सही बोल रहे हैं, हाँ वो जय श्री ये सब बोलेंगे। देखिए साहब, यहाँ पर जय हिंद का नारा लगा रहे हैं आप, चलिए बहुत अच्छी बात है, लगाइए। ये जो नारे लगाने से मुल्क के अवाम का तो पेट नहीं भरेगा। अब वो बंगाल में खड़े होकर बैठे हैं कि घुसपैठिए, अरे वाह 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 कर दें, तो ये ऐसा लगता है कि मुझे ये नारेबाजी से इनका जनता का पेट नहीं भरेगा। और जो जनता भूखी मर रही है उनको एहसास तो है कि भाई ये नारों से तो हमारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी बस चले जा रहे हैं कि जो वो कहेंगे वही बात सच है, उनकी बात ही सनद है, उनकी बात ही सर्टिफिकेट है। तो लेकिन संजीदगी, दयानतदारी यहां पर नहीं है। 6 साल का वक्त मिला है, अब आपको अगर हम और 70 साल भी देंगे तो अभी जो हालत दुर्गत जो बनी हुई है, मैं समझता नहीं हूं कि मैं यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस मुल्क में होगा क्या ये पता नहीं चलेगा। कि आप 70 साल की जो लोगों को कोसते आए थे, फिर भी थोड़ा बहुत 70 साल के दौरान जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको अगर 70 साल मिल जाएंगे, वर्ल्ड वाइड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी 70 साल में, तो आपका अगर 70 साल मिल जाते हैं तो पता नहीं यह मुल्क का क्या होगा, फिर आप किससे कोसेंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो मयारे जिंदगी जिसे कहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास का तबका बहुत पिसा है और गरीब है, बहुत किस्सा है। आप बताइए कि कौन सा शोबा है, कई फैक्ट्रियां मिले जहां पर बुनकर काम करते थे। उत्तर प्रदेश, वाहिद नसीम आपको पता है पावरलूम की सनतें कैसी बंद हो गई हैं लॉकडाउन के बाद से, कैसे लोग परेशान है, किसान परेशान है। मतलब हर कोई शोबा यहां पर जिस तरह से परेशानी का शिकार है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर आप प्रोग्राम बनाते भी हैं तो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने बनाया है। एमएसएमई की बात की, वो बहुत बात की, वो 3-4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही किस्तों के अंदर वजीर फाइनेंस मोहतरमा की, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के हालात नहीं सुधरे। गरीब की जो थाली में मुझे नजर आता है वहां पर अनाज नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं वाहिद साहब इसी हवाले से जानना चाहूंगा। देखें, अगर गुजरात की, अगर तिजारत की बात करें तो गुजराती बड़े माहिर अच्छे से जो है ताजिर होते हैं। तो बहरहाल अगर एक ताजिर भी कुछ वक्त के लिए अगर वो अपनी दुकान को फिर से जो है, अपने शोरूम को या किसी भी जो भी वो तिजारत करता है उसको फिर से एक ताज़ा करना चाहता है, उसको तरक्की से हमकिनार करना चाहता है, तो कभी ऐसा होता है कि ब्रेकअप होता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक ठाक की जाती हैं, कुछ दिन के लिए दुकान बंद की जाती है, सारे मामलात होते हैं। उन दिनों में थोड़ी सी आमदनी ज़रूर रुकेगी आपकी, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसी एतबार से एक हुकूमत, जो ट्रेडिशनल हमारे कवानीन थे, जो कुछ था वो चल रहा था, अब आलमी सतह पर अगर हम थोड़ा संजीदगी से अगर गौर करते हैं, सिर्फ जो है मुखालिफत की नज़र को हटाकर, तो इसके लिए क्या हम ये नहीं देख सकते कि जो आलमी तर्ज पर जो स्टैंडर्ड्स है उसको अपनाना ज़रूरी था, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मुल्क में आने के लिए, रास्ते हमवार करने के लिए कुछ क़वानीन की ज़रूरत थी। वो सारी चीज़ें बहुत ही इंतहाई ज़रूरी थी। अगर हम यूरोप को देखते हैं तो वहाँ पर जो आज हम जो है जीएसटी की जैसी बात कर रहे हैं, या फिर डिमोनेटाइजेशन, तो खैर बहरहाल करप्शन को रोकने के लिए किया गया था। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिकल जो लॉस तब्दील हुए, या फिर हम फार्मर्स की बात कर लें तो हम यूरोप में जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका में जो कुछ स्टैंडर्ड्स है, तो उसको हम जो है अपना रहे हैं। इसका हमको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आप जो है मुखालिफत शुरू कर देंगे और चाहेंगे कि अभी इसका आपको फल मिलना शुरू हो जाए। एक मोटे तरीके से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही जिम्मेदारी से सवाल किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब देता हूँ। मैं नहीं कहता कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट गोल को लेकर कोई सोच नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। वो पॉजिटिव है, चूंकि जितनी उनमें अकल है उतनी उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं, और उनको जो बताया गया है, प्रेजेंटेशन किया गया है उनके सामने, उसको वो सच मान रहे हैं। असल में धूर्त क्या होता है, जो
जो बाजार कब्जा करने आते हैं जो लोग, वो लोग दिखाते कुछ है, बताते कुछ है और देते कुछ है। भाई आप इन्वेस्टर्स को ऐसा बोलेंगे तो फिर मतलब कौन इन्वेस्ट करेगा आपके पास? जी जी, वो इन्वेस्टर की बात ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टर आते तो आपके अपने जो है इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करवाना चाहिए था, आपने एयरपोर्ट नहीं बेचना चाहिए था। अगर आपके पास इन्वेस्टर आ रहे थे तो यहाँ प्रोडक्शन करके रोजगार देने के लिए मेक इन इंडिया पर काम कर रहे हैं। के तहत सुनिएगा ना, आपको लाल किला किराए पे नहीं देना चाहिए था। आपको लाल किला किराए पे नहीं देना चाहिए था, जिसे आप अस्मत की बात बताते हैं। अगर आपके पास डेवलपमेंट गोल में, सुनिएगा ना पूरी बात को समझ लीजिएगा, अगर आप में राहुल गांधी भी आज ये रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पर जो है बात कर रहे थे, मतलब क्यों कर बेसिकली प्राइवेट दिया जा रहा है ताकि तरक्की हो, वो जो हुकूमत नहीं कर पाई। मैं बताता हूँ ना ये होता क्या है। ये सब कुछ आपने बाहर निकाल दिया बेचने के लिए, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि आप तरक्की के लिए आप इसको बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल होता क्या है समझिएगा, बहुत कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। और मैंने क्यों कहा कि जितनी अकल है इंसान उतना ही सोच सकता है। एक छोटा सा गणित का जो बेसिक शिक्षा में मैथमेटिक्स पढ़ाता है, अगर नोटबंदी के वक्त उससे भी मशवरा ले लिया होता तो वो बता देता कि आपके पास नोट छापने की 4 मशीनें हैं, ये नोट छापने में आपको लगेंगे 9 महीने। अगर दिन रात आप इन मशीनों को चलाते हैं, आप 50 दिन में, आपके पास दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिससे आप नोट या पूरी करेंसी का मुतबादिल छाप देंगे। यानी 50 दिन और 9 महीने में कितना फर्क है। बेसिक शिक्षा का जहां 3rd क्लास जो 3री या 4थी तक पढ़ाने वाला टीचर है, वो भी ये बात आपको निकाल देता। यानी सिंपल बात है कि आप उससे भी नीचे के दर्जे की अकल वाले हैं। आपको अगर उससे भी नीचे की अकल वाले महान मान ले तो इस पे मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? तो वैसा 500 मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? 500 की नोट बंद की तो 2000 की निकाल तो दी ना। 2000 की आपने जो है टाइम बैन करने के लिए वो 2000 जो है, चूंकि उनको बाद में घोषणा करने के बाद पता चला कि तो बेड़ा गर्क हो गया है। चूंकि अगर हम इतने लाख 17 या 18 लाख नोट हमको छापने हैं, 1000 लोग, तो इसके लिए इतने महीने लगेंगे। इसलिए इसको गिनती पूरी करने के लिए फिलहाल 2000 के नोट छाप दो, बाद में 500 रख देंगे। एक था कोई अनिल बोकल करके जो है, वो रामदेव जी को कहानी सुनाया करता था। सारे अनपढ़ एक जगह इकट्ठा हो गए, सबने एक मशवरा किया, देश में जाके कील ठोक दी, डब्बा बंद हो गया, बर्बाद हो गया। कुल मिला के सुनिए ये मुनासिब बातें हैं, जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे ही अनपढ़ इकट्ठे हो रखे हैं एक जगह पे। एक चीज आपको और बताता हूँ, इसका सबूत के तौर पे बताता हूँ साहब, समझिएगा। आपको तेल पर टैक्स लेना पड़ रहा है, एक्साइज लेनी पड़ रही है, इसलिए कि आपके देश के उद्योग जो आपके काम करते थे। बुनियादी तौर पर मैं आपसे पूछूंगा, आप या फिर जो कोई जितने भी हैं, ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसकी मुखालिफत। अच्छा, दूसरी चीज जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिसके लिए बहुत कुछ करना है, उसकी मुखालिफत। सुन लीजिएगा, तो बताइए आप मतलब किस तरह से होगा, कौन सा आपके पास कौन सा फार्मूला है? आप कहते हैं, पहले कहा करते थे कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पहले कहा करते थे कि जो है हर चीज के लिए, उद्योग के लिए कुछ चाहिए सरमाया, वो नहीं मिल रहा है। अब रास्ते खोले जा रहे हैं ना, अब भी नहीं हो रहा है। तो आप इसकी भी मुखालिफत कर रहे हैं? नहीं, मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं आपको। सुनिएगा, उस सच्चाई को समझ लीजिएगा जी। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं किसी भी चीज में, वो अपनाने पड़ेंगे। वो भी मैं ही बता देता हूँ, सुन तो लीजिए। देखिए, WTO के तहत हमारे कुछ बाउंडेशंस होते हैं जिसमें हमें फार्मिंग के प्रोडक्ट पर कम से कम कॉम्पिटिट ना करें। हम पर मुकदमे भी हैं, सारी दुनिया जानती है। भारतीय जानते हो ना जानते हो मुझे पता नहीं है, मैं बताता तो हूँ, मगर वो पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, 2,42,000 एकड़ जमीन कृषि की खरीदता है बिल गेट अमेरिका में, और उसकी जो साइट है वो ये घोषणा करती है कि हम एशिया के अंदर भी जमीनों में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं पहले आपके साथ गुफ्तगू करके बता चुका हूं कि फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी का पूरी दुनिया के देश ऐलान कर रहे हैं कि 2030 तक इसमें से निकलना है। यानी कि एनर्जी के दूसरे ऑप्शन होने हैं। यानी अब आपके पास, भारत के पास ऐसे प्रॉफिट के उद्योग नहीं हैं जिनके टैक्सेशन से हम सरकार चला सकें, सरकारी लोगों की नौकरियां जो है वो दे सकें। भत्ते जो दिए जाते थे वो भी कट किए जा रहे हैं सरकारी नौकरों के, और अलबत्ता सरकारी नौकरियों से पीछा छूटे 2 काम हो रहे हैं ये सब कुछ बेचने से, वो समझिएगा। एक तो तेल पर महंगा टैक्स इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये टैक्स हर इंसान की जेब से जाता है, चाहे वो कार रखता हो न रखता हो, मोटरसाइकिल रखता हो न रखता हो। अगर वो बस में जाएगा, रेल में जाएगा, तो
बढ़े हुए किराए के रूप में इस टैक्स को वो पे कर रहा है। यानी एक भी इंसान इस टैक्स से नहीं बच सकता जो तेल पर लगाया जाता है। तो आपने 27 रुपए का जो आपको तेल पड़ता है, आपने उसको 100 रुपए तक पहुंचा दिया, जबकि आपके तमाम दुनिया के अंदर फ्यूल के रेट गिरे हैं और जब $150 तक तेल बिका है तब भी ये रेट कभी ना आ पाए जो कि 57 या अब $63 पर आपको लेने पड़ रहे हैं। मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप सरकार का प्रबंध नहीं कर पाए। आपने उद्योग को डुबा दिया जीएसटी और नोटबंदी से। आप स्टेट का वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं ताकि स्टेट अपना रेगुलेट कर सके। आपके पास जो सड़कें बन रही हैं, जो आपके एक स्कीम चल रही है, आपकी जो 129 स्कीमें चल रही हैं, आप एसडीजी के पैसे से, 17 सस्टेनेबल गोल के पैसे से आप उनको चला रहे हो, और क्योंकि आप उस पर साइन कर चुके हो और चूंकि आपको वो तमाम शर्तें माननी है जिसमें आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते, जिसमें आप विदेशी कंपनियों के लिए राह हमवार करेंगे, जिसमें आप जमीन तैयार करके देंगे, ये सब होते आप कर देते हैं। इसके बाद ये बहुत सारा गेम है। आपको याद है सबसे पहले 17 सस्टेनेबल गोल पर आपने और मैंने बात की थी। आज जो काम हिंदुस्तान में चल रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो, इसमें शर्तें बड़ी खतरनाक है। इसमें आप कोई भी उसका पैसा सरकारी एम्प्लॉय को नहीं दोगे, प्राइवेट कंपनियों को आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्राइवेट एजेंसीज को होंगे। हर जगह पर आपको वर्ल्ड वाइड यूकैड, यूसेड, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आ चुकी हैं। पैसा उन्हीं का लेके वही जा रहे हैं। चीज समझ लीजिएगा खेल क्या हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि देश का मूर्ख बनाया जा रहा है और जो डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बदले हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से कभी पाकिस्तान कर्ज से नहीं उभर पाया, अगर इसी ट्रैक पे चलते रहे तो हम भी नहीं उभर पाएंगे। वजह एक और बताता चलूं, मैं थोड़ा वक्त ज्यादा ले रहा हूं साहब आपका। आज यूरोप और अमेरिका के भी बुरे हाल हैं, मगर इसका वजह, उनकी खुद की वजह यह है कि जो वहां पर गेम खिलाड़ी थे, जो प्राइवेट प्लेयर थे, वो लोग चाइना में इन्वेस्ट की तरह मूव कर चुके हैं। चूंकि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, टैक्सेशन कमाई बढ़ रही है, यानी कि वो जो प्राइवेट प्लेयर होता है वो किसी का नहीं होता, किसी के देश का नहीं होता है। अमेरिकन होने के, ब्रिटिश और अमेरिकन होने के बावजूद वो अब खुद अमेरिका को डुबाने पर चल चुके हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाइना में नजर आ रहा है। भारत में इसी तरह का तर्ज के 5 से 7 लोगों को पूरे देश की संपत्ति हवाले कर दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के वो लोग ये कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट को इसलिए नहीं चुनते कि हम प्रेसिडेंट चुनते, हम चुनते हैं कि हमारी कंपनियों के लिए, क्योंकि जहाज वो बनाते हैं, तेल वो बनाते हैं, हथियार वो बनाते हैं, वो सारा का सारा बाजार उन्हीं 5-7 लोगों के हाथ में है। वो प्रेसिडेंट को चुनवा के लाते हैं ताकि उनकी कंपनियों के सीईओ की तरह पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री एक्शन कर सके, उनकी भाषा बोल सके, उनका काम कर सके, उनका एक उनके एम्प्लॉय की, उनके सीईओ की तरह जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट काम करता है, मगर उसको बताया कुछ और जाता है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर लाई जा चुकी है, लाई जा रही है। हिंदुस्तान की आवाम को डराकर, धमकाकर, पुलिस के डंडे बरसाकर इनको चुप कराया जाएगा और उस व्यवस्था को चुपके से लादा जा रहा है जो आपके सामने मौजूद है। 3-4 लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति पहुंच जाएगी, अमेरिका बन जाएगा, फिर दिवालिया होने तक कौन बचा लेगा। लेकिन इस तरह का सिस्टम जहां पर भी हम देखते हैं, चाहे यूरोपीय ममालिक की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, अगर हम कंपेयर करें दीगर जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो वहाँ पर जो है खुशहाली नज़र आती है हमको। सारा मामला जो है ऑर्गेनाइज नज़र आता है। चाहे शकील साहब किसानों की बात करें तो हुकूमत ने जिस तरह से 3 ज़राई क़वानीन जो लाए हैं, इसमें भी एक नई तरतीब है, यानी ऑर्गेनाइज करना हर चीज़ को, हर मामले को एक हम आहंग करना आलमी स्टैंडर्ड्स के साथ। तो उसी तरह से अगर हम देखें, जिस तरह से एक अगर हम बात करें ग्रॉसरी की, आज जो है, पहले वो वक्त हुआ करता था हम दुकानात तक, बाजार तक जाया करते थे, आज हमारे घर पर सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से देखें सब्जियां तक भी जो है हमारे घर तक पहुंच रही हैं। अब इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था पूरा, उसका जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा जाएगा। अरे भाई, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए 20 करोड़ लोग, अनऑर्गेनाइज जितने लोग हैं, जितने सेक्टर्स हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज करेंगे और वो एक तरतीब के साथ उनको भी जो है, यानी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो जो फिरा करते थे ठेला बंडी लेकर वगैरह वगैरह, वो भी इनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे और लोगों को भी सहूलत पहुंचेंगी, आपके घर तक भी जो है सारी चीजें पहुंच जाएंगी। यानी हर चीज एक ऑर्गेनाइज होगी, एक नई तस्वीर है। 5 करोड़ लोग सीधे मुतासिर होंगे इस कदम से, बेरोजगार होंगे, और 20 करोड़ लोगों पर इसका सीधे असर पड़ेगा। शकील साहब, ये सहूलियात सारिफिन को भी मिलेंगी, लोगों को भी मिलेंगी, और फिर जो है मुलाजिमत मिलेगी, रोजगार मिलेगा, ये हुकूमत का कहना है। देखिए, चलिए मानता हूं कि हुकूमत का कहना है कि रोजगार, हम जमाने के साथ अपने आप को कर रहे हैं। बोलिए कि यहाँ पर हुकूमत अगर ये दावा करती है कि भाई रोजगार मिलेगा, जी,
तो आप ये बताइए कि चलिए मैं तो कोई पार्टी का लीडर नहीं था, ना तो हम कोई वजीर आजम थे। देखिए ये सब्जी के दुकानात हमको नजर आ रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में आपको काउंटर्स नजर आएंगे। हमने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी जी। मैं तो नहीं कहा था, ना तो वाहिद नसीम साहब ने कहा था, ना तो कोई और ने कहा था। इसके जरिए मिलेंगी? नहीं, कहाँ मिली साहब? आप तो बताइए कि 2 करोड़ की नौकरियां मिली। आप व्हाइट पेपर जारी कर दिया, बताइए कि नौकरियां नौजवानों को कहां पर मिली हैं। नहीं मिली नौकरियां, फिलहाल तो नहीं मिली, चली गई। नोटबंदी आई, नोटबंदी के अंदर लोग परेशान हो गए। फिर जब लॉकडाउन आया, करोड़ों की मुलाजमतें वहां पर चली गई और आज भी वो हालात से उभर कर नहीं आए हैं। जो लोग अपनी रियासतों को गए थे वो अभी भी वापस वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। तो ये हमने हालात को कंट्रोल किया। नहीं, अचीवमेंट होंगी आपकी। तो आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि यहां पर मुलाजमतें फराहम की जाएंगी? आपको तो जो जिम्मेदारी दी गई थी आपने उसे पूरा नहीं किया। और एक सबसे बड़ी बात कि यहां पर जबरदस्ती हर चीज थोपने की कोशिश मत की जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से 6 साल के दौरान हिंदुस्तान के अवाम को कतारों में खड़े होने की आदत पड़ गई है, हर चीज में कतार में खड़ा कर दी जाती है पब्लिक को, यहां पर लोग वहां पर कतारों में खड़े हो जाते हैं। और एक अब तो ये आदत सी बन गई है कि यहां पर हिंदुस्तान में अगर रहना है तो कतार में बराबर खड़े रहना पड़ेगा। वैसे अब मुलाजमतों के लिए कतार यहां पर लगती है क्योंकि मुलाजमतें हैं ही नहीं। यहां पर कौन देगा साहब मुलाजमत, कौन देगा? चलिए आप वो सरमाकारी आ रही है, वहां से ये आ रही है, वो ये आ रहा है, ये आ रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि भाई आप मुलाजमत दे किसको रहे हैं। अब एयर इंडिया की अगर बात करें या फिर बाद में एयरपोर्ट्स की बात करें, अब बोलेंगे कि इसको प्राइवेटाइज करने से रेलवे की बात है। अब रेलवे, आप बताइए कि उससे क्या फायदा होगा? उनके हाथ में पूरा सब कुछ चले जाएगा मैनेजमेंट, और जो नौकरियां रहेंगी उनको निकाल दिया जाएगा। तो सरकार को तनख्वाह देने से तो पीछे छूटेगा। आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन को, जो इस वक्त जो तनख्वाह रही थी, आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन को आप मिनिमम तनख्वाह के ऊपर अपॉइंट करके उनसे काम चला लेंगे। तो ये जो जितना सा भी जो हालात बनने जा रहे हैं, इसका मकसद मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रोजगार से मुंसलिक थे, जो डिपार्टमेंट से या जो शोबेजात से, हो सकता है कि उनकी नौकरियां ही खत्म हो जाएं। और जैसा कि लोग कहते आ रहे हैं कि हर शोबे के अंदर मुल्क में से 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला है सबको अपने हाथ में रखना चाहिए। लेकिन शकील साहब देखें, एक चीज ये भी तो है, मतलब जो मुलाजिमत रखने वाले थे उनका अगर रेशो देखें तो आज जो है वो आने वाले दिनों में ये जो इक्वल जो सब में डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो है एक पैमाना मुकम्मल होगा। वो चीज हम करेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। जो एक देखिए ये सारी चीजें, ये मंसूबा जरूर है। वो कहते थे कि जो सबको रोजगार मिलेगा, तो मैंने समझता कि अब के कितने और लोगों के रोजगार जाएंगे। मुझे ये खदशा है कि और किस किस के रोजगार जाएंगे। यहां पर देखिए कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, उनका रोजगार तो मजबूत होता जा रहा है कि वो अब दूसरी रियासतों में भी अपना रोजगार ले रहे हैं। बहरहाल ये उनका छोड़ दीजिए, लेकिन यहां पर जो अवाम नौजवान हैं, आपको पता जिस तरह से एक साल के अंदर लाखों इंजीनियर्स इस मुल्क से निकलते हैं। अब आप बताइए कि एक साल के अंदर 40-50 लाख इंजीनियर्स यहां पर पास हो जाते हैं जी। अगर हम सीधे बात करें तेलंगाना की, अगर हम एमसेट को ले लें, 2 लाख बच्चे यहां पर शिरकत करते हैं, उसमें से 40-50 हजार बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। खाली तेलंगाना की बात करें, अगर हम पूरे रियासतों की बात करें तो एक 40-50 लाख बच्चे यहां पर इंजीनियर बनके हर साल निकल जाते हैं। अब वो बेचारों को कहां पर अकोमोडेट करना, बताइए? फॉरेन स्टडीज के लिए आजकल हालात खराब है, लोग नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में फीस महंगी हो गई है। तो आप बताइए कि जिस तरह से ये 40-50 लाख बच्चे निकल रहे हैं, इंजीनियर, ग्रेजुएट, MCA पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, बड़े बड़े PhD कर रहे हैं बच्चे, और कई ऐसे पेशावराना कोर्सेस है, बच्चे यहां पर निकलकर यहां पर बाहर आ रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या उनके लिए यह हुकूमत जमानत देती है कि भाई इनमें से 2-3 को भी अगर मुलाजमतें दे दें? यहां पर साहब बच्चे पढ़ लिख कर कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, यह हकीकत है। एक हैदराबाद के अंदर मैं देखता हूं कि इंजीनियर्स और यहां पर जो MBA स्टूडेंट्स है वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फील्ड के जॉब नहीं मिल रहे हैं। आइदर या तो गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलते हैं या तो फिर प्राइवेट फर्म्स उतनी बड़ी नहीं है कि वहां पर उन्हें जॉब मिले। तो आप हुकूमत को यह बताना होगा कि जो 60-70 लाख इंजीनियर्स जो मुल्क में पैदा हो रहे हैं, जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, जो कॉमर्स से कर रहे हो या फिर दूसरे शोबेजात से कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड्स के लोग हों, उसके लिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास यहां पर कोई यानी कि कोई जहन भी नहीं है कि हम बच्चों को नौकरी फराहम करें। अब ये अल्लाह को मालूम है कि किस तरह से 40-50 लाख बच्चे जो हर साल निकलते हैं वो मतलब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए कि सरमाकारी के लिए बुलाना, मैं वो L&T वो कंपनी को बुला रहा हूं, ये कंपनी को बुला रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से नौजवानों को
कोई मुलाजमतें यहाँ पर फराम होंगी, क्योंकि जिस तेजी के साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर नौजवान बिलखुसूस तालीम हासिल करते हुए अपने कोर्सेस को कंप्लीट करें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, लेकिन उनके लिए इस मुल्क के अंदर फिलहाल तो नहीं लगता कि कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि एक साल के अंदर 50 लाख बहुत होते हैं साहब। मैं सिर्फ एक शोबे की बात कर रहा, कई शोबे के अंदर बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ पर बेरोजगार हैं, और हुकूमत की तरफ से तो एक मरतबा यह कहा गया था कि भाई पकौड़े बेचना भी एक जॉब है। तो ये बात नहीं आनी चाहिए कि इस हुकूमत को अगर मुलाजमतें देनी है तो आप इसके लिए फ्रेमवर्क बनाइए। और लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर फिलहाल हुकूमत के पास ना तो नीयत है, ना तो मरकज, ना तो स्टेट गवर्नमेंट। यहां का भी वही हाल है। यहां पर कौन से लोगों को हैदराबाद में जॉब मिली, तेलंगाना में, यहां पर नौजवान परेशान है, आप वजीफे की हद में इजाफा कर देते हैं, फिर बच्चे वहां पर वो हो जाते हैं। देखिए, तरक्की की अगर बात करें, बहरहाल अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आज जो है इसको हब करार दिया गया है। मतलब 60% तकरीबन मेरे ख्याल से जो है वैक्सीन हैदराबाद ही से जा रही है। और फिर बहरहाल इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। वाय साहब, यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि जो अभी शकील साहब ने कहा है, आपको क्या लग रहा है? मतलब ये तो अंदरूनी माशी हालात है, लेकिन उससे हट के हमको चैलेंजेस भी बहुत सारे रहे। हर दो सरहद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, इससे भी मोदी सरकार ने निपटा है और आलमी सतह पर एक कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाई है बेहतरीन। 2015 को 2 मिनट रह गए हैं भाई साहब, इस पर भी शायद अलग प्रोग्राम की जरूरत है। जी, अलग करना पड़ेगा आपको। 2015 में मैंने आपको ये कहा था कि शायद वो आर्टिकल मैंने एनाडो पर भी लिखा था, इसके लिए हमको दिफा पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ी, बजट हमको मुख्तस करना पड़ा। याद करिएगा कि हमने 2015 में, आज से 6 साल पहले ये बात की थी कि S-400 अप्रूव्ड बाय द हमारी आर्मी द्वारा, फौज द्वारा मांगी जा रही है, हमें इसकी डील करके तुरंत इस पर सौदा करना चाहिए, बाकी बातें बाद में करें। उसके तमाम दुनिया में S-400 ने उसके बाद अपनी कारकर्दगी कराई। हमने देश का भला चाहा, हमने फौज का भला चाहा, इसलिए हमने एडवाइस किया। हम ये भी जानते थे कि हमने टाइटल दिया था, क्या फौज का भी मूर्ख बनाती है सरकार? वो टाइटल आज भी जिंदा है, आज भी 7 साल बाद भी वो जिंदा है। इस पर उस अपने आप में वो टाइटल अपने आप में काफ़ी है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वक्त आपके पास बहुत कम है, सीधी बात यह है कि जो SDG गोल के तहत चल रहा है, जो स्कीम ये लागू कर रहे हैं, जो इनको खुद को नहीं पता, इनके नीतिकारों को नहीं पता है, इनको बस इतना ही पता है नफरत के तौर पर कि दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, हम अगर प्राइवेट सरकारी संस्थान सारे बेच देंगे तो हमें रिजर्वेशन में इनको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ से देखिए, पैसा पैदा होता है गाँव में, जमीन में। मनमोहन सिंह ने भी एक बात कही थी, गांव पेड़ पे पैसे नहीं लगते, तो उनको बताना चाहता हूं पैसे पेड़ पर ही लगते हैं। और अगला प्रोग्राम रखिएगा, डिटेल में समझाता हूं कैसे पेड़ पे लगते हैं, कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं। और माफ करना, हम लोग, मुझे नहीं लगता कि ये देश रिकवरी कर पाएगा। हम लोग डूबते जा रहे। वजह क्या है? जिनकी नकल और जिस पैटर्न और जिस थ्योरी को अपनाया जा रहा है, जो SDG गोल के पार्ट टू पार्ट लिखे हैं, SDG गोल को ही नीति आयोग बनाया गया है। आपको ये बता दूं कि वो ऐसे देशों के लिए है जहां पर 100% हेल्थ सिक्योरिटी है, जहां पर 100% आपकी जॉब सिक्योरिटी है, 100% आपकी जो है रिटायरमेंट वजीफे की सिक्योरिटी है। भारत में उन देशों की थ्योरियों को लागू करने की बात की जा रही है जिनके कम से कम 3 देशों को अगर मिला दूं, अगर मैं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को इकट्ठा कर दूं, तो इनकी आबादियों जितने हमारे यहाँ लोग नंगे सोते हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं होते, उनके पास जमीन नहीं होते, उनके पास खाने को रोटी नहीं होती है। एक आखिरी सेंटेंस के साथ बता दूं, शकील साहब के साथ से मिलाते हुए, कि मैं दिल्ली के एक रास्ते से गुजर रहा था कल फ्लाइट के पहले। मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक यंग बहुत खूबसूरत कपल, न्यूली मैरिड, हाईली क्वालिफाइड शक्ल से लग रहा था, ब्रांडेड कपड़े सब कुछ उनके पास थे। और मैं एक पॉश कॉलोनी में देख रहा हूँ उनको कि एक वो रेडी टाइप का कुछ दिल्ली में बनता है, उस पर खड़े होकर वो घर में लाए होंगे, बिरयानी बेच रहे थे। मेरी आंखें भर आई उन लोगों को देखकर। उस कॉलोनी में 2 जवान बच्चों को बिरयानी बेचते हुए देखकर, किस पर? ठेले पर देखकर। कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई 5 स्टार चलाते हुए नहीं देख रहा हूँ। वो इस लेवल के क्वालिफाइड बच्चे थे कि 5 स्टार में अगर वो खाने जाएं तो खाने वाला, खिलाने वाला बड़े एहतराम से उनको खिलाए। आज उनको बिरयानी बेचनी पड़ रही है। छोड़ दीजिएगा सब बातों को। सिर्फ और सिर्फ देश में नीति नफरत के आधार पर कैसे दलितों को छाटा जाए, कैसे इसको छाटा जाए, कैसे उसको छाटा जाए, इसमें पूरा देश छट चुका है। रिकवरी के चांस अभी नजर नहीं आते। अगला प्रोग्राम जरूर रखिएगा, जो ताकि डिटेल प्रोग्राम होगा, फिर मुखालिफत के साथ जरूर फिर इख्तिलाफ राय रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, वायद साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।